नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गोपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम गोपाल की चौपाल में। साथियों, आज जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए मैं क्या कहूं, सिर्फ ये दो लफ्ज मेरे ज़बां पे आ रहे हैं। ना झुके वो दरबार में, ना बिके वो बाजार में, सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं मगर बिंदास हैं, सच बोलते हैं वो अपने अंदाज में। कैलाश मिश्रा, जिनका अंदाज है निराला, अपनों पे भी बोले तो भी अंदाज है आला। कैलाश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गोपाल की चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गोपाल जी, आपने इस चौपाल के लिए मुझे चुना, मुझे अवसर दिया। मेरा क्या आभार, आभार तो पूरे हमारी टीम की तरफ से आपका है कि आप अपने व्यस्ततम समय से हम लोगों को अपना ये समय दिए। हम इसके कीमत को समझते हैं, लेकिन हमारी टीम का कहना था कि एक बार आपको हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों से रूबरू कराएं, और आपने ये जो समय दिया, एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। फिर से आभार गोपाल जी। कैलाश जी, हर सुबह जी छत्तीसगढ़ के लोग फेसबुक खोलते हैं तो सबसे पहले कैलाश मिश्रा के पोस्ट पे जाते हैं जी कि आज कैलाश मिश्रा ने कितना बड़ा बम किसके ऊपर फोड़ा होगा। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी के ऊपर आपका बम फूटता है। ऐसा आप पे आरोप है कि आप वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी के मेंबर हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के खिलाफ भी काफ़ी कई बार मुखर हो जाते हैं। जी तो इसका क्या कारण है? देखिए गोपाल जी, क्या है, मेरी जो सोच है, सबसे पहले राष्ट्र है जी, हर व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल। फिर दूसरी जगह जो दूसरी बात आती है जी। वो अपने शहर की बात आती है। जी तो हम लोगों ने अभाव बहुत देखा है बचपन से। जी तो हम भी जब बड़े शहरों में जाते हैं, बड़ी जगहों पे जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ तो बहुत विकास हो रहा है। बिल्कुल। जैसे जब वो मध्य प्रदेश था तो पूरा विकास सुनते थे कि वो जबलपुर, इंदौर और भोपाल पे सिमट गया है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद एक उम्मीद जगी और 25 साल हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारा शहर भी उन शहरों की तरह क्यों ना आगे बढ़े। जी जी। तो उस समय जब कुछ मुझे चुभता है जी। कि ये भी होना था, वो भी होना था, तो उस चीज को जरूर मैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को चाहता हूं कि जनता तक पहुंचे, पब्लिक भी सोचे कि ये होना चाहिए। जी जी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चली गई जी रमन सिंह जी के 15 वर्षों के कार्यकाल के पश्चात, जी और उन 5 वर्षों में आपने यहाँ के जो वर्तमान के विधायक थे, मंत्री थे, जी। फिर बाद में अल्प समय के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी बने। जी। मैं बात कर रहा हूँ माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी जी की। तो आपने जितना मुखरता के साथ उनके विषय को रखा जी आम लोगों के समक्ष, जी उनके हर कार्य पे ऐसा लगता था कि आपका नज़र बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा लगता था कि कैलाश मिश्रा का कुछ निजी द्वेष तो नहीं है टी.एस. सिंहदेव के साथ। जी और वो टी.एस. सिंहदेव जो पहला चुनाव मात्र लगभग 950 वोट के आसपास से ही विजयी हो पाए थे। जी। लेकिन दूसरे चुनाव में जनता ने उन्हें अपना बहुत प्यार दिया। जी उनके निश्चित तौर पे उनके कार्यों को देख के ही प्यार दिया होगा। जी वो डिस्टेंस बढ़ के लगभग 18,000, 19,000, लगभग 20,000। जी लगभग 20,000। जी और तीसरे बार में तो और बड़ा बम उन्होंने फोड़ दिया। जी लगभग 40,000 वोटों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर दिया। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे विधायक हैं, जी क्योंकि जनता किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मत क्यों देगी जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा या अपने शहर का विकास नहीं करेगा। लगातार मतों का दायरा बढ़ते चला गया। इसके पश्चात उदय होता है कैलाश मिश्रा का उनके 3rd कार्यकाल में, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जहां सरगुजा में खासतौर से टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ बोलने से, कुछ भी बोलने से बचती रही, वहीं कैलाश मिश्रा टी.एस. सिंह के खिलाफ एक मोर्चा खोल के बैठे थे, और इसका रिजल्ट भी आया। चौथा चुनाव टी.एस. सिंहदेव हार गए। चौथा चुनाव हार गए 98 वोट से। इसको भी 94 वोट से। इसको भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि जनता ने उन्हें एकदम नकार दिया।
लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि यही जो सोशल मीडिया पे आप बम फोड़ते हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ही पार्टी ने आपको नेपथ्य में फेंक दिया? नहीं, देखिए क्या है कि जैसे बात है टीएस सिंहदेव से मेरे व्यक्तिगत द्वेष का, कहीं दूर दराज तक द्वेष नहीं है जी आज भी। वो उम्र में बहुत बड़े हैं, सम्मानित हैं जी अच्छे पदों पे रहे हैं जी सरगुजा के हर दोनों पार्टी में वरिष्ठ नेता रहे हैं। जी मेरा ये मानना है कि जिनका पारिवारिक ग्राउंड है, जी बैकग्राउंड है, जी वो बहुत अच्छे परिवार से था। फादर आईएएस रहे हैं, हाँ। माँ मंत्री रही हैं, वो खुद अच्छे जगह बड़े जगह पे पहुँच पढ़ाई लिखाई किए हैं। तो मेरा ये मानना था कि उनका सोच का दायरा जो है बाकी नेताओं से ज़्यादा बड़ा होगा, जी जी बड़ा होगा। दूसरी चीज़ की विकास का एक प्लान होगा जी अंबिकापुर के लिए, सरगुजा के लिए। जी तो मैं दो मतलब 10 साल 2 चुनाव तक देखा कि वो दिखा नहीं मेरे को, वो अच्छा। कहीं महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो कांग्रेस में संगठन में भी उनकी पकड़ थी, सरकार में भी थी, विपक्ष में थे, प्रतिपक्ष के नेता थे। सब कुछ के बाद भी अंबिकापुर में जो तेजी दिखनी चाहिए, अंबिकापुर में जो विकास दिखना चाहिए जी हर फील्ड पे, चाहे वो रोजगार का मामला हो या फिर हेल्थ का मामला हो, हर तरह के हर क्षेत्र में, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात से। और उस पीरियड में क्या था कि मैं शासकीय सेवा में भी था, 25 साल शासकीय सेवा में था। तो उस समय बंदिशें हैं कि आप किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। जब मैं 2012 फरवरी 2012 से मैं 25 साल की सेवा अवधि करके नौकरी छोड़कर फिर राजनीति ज्वाइन किया, तो मुझे लगा कि भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में एक नया आयाम स्थापित करेगी पूरे देश में, एक नई दिशा तय करेगी देश को। तो मैं उस समय भाजपा ज्वाइन किया और उसके बाद फिर अंदर से तकलीफ थी कि मैं जिनको बड़ा सम्मान देता हूँ, जिनका कद मेरे नज़र में बहुत बड़ा है, वो अंबिकापुर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सरगुजा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनके स्टेटमेंट, अखबार की कटिंग, सोशल मीडिया में वो जो डालते थे वो मेरे पास सेव रखते थे। तो मैं केवल यही था कि उनको याद कराऊं कि आपने 2 साल पहले ये कहा था, 4 साल पहले ये कहा था, 5 साल पहले कहा था, तो कहा था तो उसको पूरा तो कर दीजिए। जी और पूरा कर दीजिए तो अंबिकापुर का तो विकास हो, सरगुजा का तो विकास हो। मेरा उद्देश्य कभी भी उनको हर्ट करने का नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल अंबिकापुर और सरगुजा के विकास, चहुमुखी विकास का था, बुनियादी सुविधाओं के विकास की बात थी। गोपाल जी, बहुत बहुत तकलीफ होता है आज भी। छत्तीसगढ़ को 25 साल हो गए, हाँ। लेकिन मैं जब भी पढ़ता हूँ, सरगुजा के मामले में बात कर रहा हूँ, बाकी तो विस्तार हो जाएगा। आप मैनपाट क्षेत्र में देखिएगा, उदयपुर क्षेत्र में देखिएगा, कई बार देखता हूं मैं कि पहुंच विहीन क्षेत्र में एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, लोग झलगी में मरीज को लेके आते हैं 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर। और मैं लगातार 10 साल 12 साल से बोल रहा हूं कि उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, मैनपाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाइक एम्बुलेंस तो रख दीजिए। बाइक एम्बुलेंस महंगी नहीं आएगी, एक बाइक एम्बुलेंस मेंटेन रहे तो उस पहुंच विहीन से कम जहां पे एम्बुलेंस आ सकता है वहां तक तो मरीज को ला सकता है। लेकिन मुझे तकलीफ है कि आज तक चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हों, वहां तक उन लोगों ने उसको अपने संज्ञान में नहीं लिया। तो तकलीफ यहाँ पर है। तो जैसा आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की अभाव है। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री रहे जी। अभी वर्तमान में श्याम बिहारी जायसवाल छत्तीसगढ़ के, इन दोनों के को यदि अपन पैरेलल रख के देखें तो आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? ऐसा फर्क, स्थिति वहीं की वहीं है गोपाल। मतलब मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कि आप आज ट्रामा सेंटर सालों से बन रहा है, बिल्डिंग बन गई, उनकी टीम आई, बोली बिल्डिंग गलत है, ट्रामा सेंटर नहीं हो पाया, जबकि आज एक एक्सीडेंट हो जाता है सबको रेफर करना पड़ता है रायपुर। न्यूरो यहाँ नहीं है। आपका जो रिपोर्ट आ रहा है, जांच रिपोर्ट आ रहा है, वो 3-3 दिन बाद आ रहा है। तो सीटी स्कैन 2-2 दिन बाद आ रहा है उसका रिपोर्ट। तब तक वो मरीज को डॉक्टर कैसे दवाई लिखेगा? आज भी वही है, एम्बुलेंस की भी स्थिति वही है। तो इसका मुझे बहुत तकलीफ है। कई बार एक घटना हुई गोपाल जी कि उदयपुर में भालू काटा। मुझे भोर में फोन आता है कि भैया वो चले गए हैं एम्बुलेंस से
रात को आ रहा है 3:30-4 बजे जी। कि वो आ रहा है, और वहाँ अस्पताल में थोड़ा सा जाकर देख लीजिए। जी, तो जी। वहाँ जाके देखते हैं रात की व्यवस्था, भोर की व्यवस्था, बहुत तकलीफ होती है, जी। बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैं अंदर की जो आत्मा है ना, जब वो रोती है तो फिर वो सोशल मीडिया पे वो बयान आते हैं, वो पोस्ट आते हैं। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ अब पूरा युवा हो चुका है और इस 25 वर्षों के, ये बहुत बड़ा 2 दशक और उसके बाद जी। फिर ये आधा दशक अभी हो गया, 25 साल में जवान छत्तीसगढ़ है ये। जी लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और फिर अभी 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, यानी 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की ही तो सरकार रही है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है? मैं तो पार्टी कोई भी हो, मेरा तो मानना है कि जो अंबिकापुर का जनप्रतिनिधि हो, जो सरगुजा में 3 विधायक हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, पहल उनकी होनी चाहिए जी। क्योंकि रायपुर, दुर्ग, भिलाई के लोग तो अपनी पहल करके, और खास करके कुछ बस्तर में भी, लेकिन सरगुजा के अगर जनप्रतिनिधि जागे रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो क्यों नहीं होगा? रायपुर से आप काम क्यों नहीं करा पाएंगे? हाँ। तो ये जरूरी है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है ना, मुझे कहीं लगता है कि जनप्रतिनिधियों की अड़ने की कमी है, वो प्लानिंग की कमी है, उसमें दृढ़ निश्चय की कमी है, जिसकी वजह से हम पीछे रह जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि देखिए 2 कार्यकाल या 10 वर्षों तक यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे प्रबोध मिंज, जिनके कार्यकाल को आज भी अंबिकापुर के लोग बड़े सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं जी। और जो भी कारण हो, 3rd टर्म में उनको टिकट नहीं मिला। उसके पश्चात यहाँ पे डॉक्टर साहब यहाँ के मेयर बन गए, उनका भी 10 साल का हमने कार्यकाल देखा और विगत 6-7 महीने से यहाँ पे मंजूषा भगत जी महापौर हैं जी। लेकिन सभी के कार्यकालों में ऐसा क्या स्थिति, क्या वजह आपको लगता है जिसके वजह से अंबिकापुर की सड़कें ठीक नहीं हो पा रही हैं? नहीं, देखिए क्या है, 10 साल जो शुरुआत में नगर निगम बना और प्रबोध मिंज जी मेयर बने जी, तो निश्चित रूप से सरकार भी भाजपा की थी, भाजपा के महापौर थे जी, और नया नया निगम बना था, तो बहुत सारी बजट भी आए जिससे सड़कों का विकास हुआ, नई सड़कें बनी जी, और अंदर अंदर तक जी, सड़कें बनी। अब दुर्भाग्य था कि 10 साल उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई, जी, अजय तिर्की जी महापौर रहे, जी, जी, तो वो क्या था, शासकीय सेवा से आए थे। हाँ। और कांग्रेस में जो थे, जो मेंबर थे नगर निगम में, पार्षद या जो MIC जो भी थे, वो इनसे सीनियर थे, पहले से राजनीति में थे, वो इनको उस हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि वो काम करने नहीं दिए या इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत नहीं थी। बड़ा दुर्भाग्य है कि नई सड़कें तो बन ही नहीं पाई उन 10 सालों में, और पुरानी जो सड़कें थी उस पे भी मरम्मत नहीं हो पाया, जर्जर होते गए और ये 2-3 साल तक यही बोलते रह गए कि हम भाजपा का गड्ढा पाट रहे हैं। फिर इनके कार्यकाल में आप समझ लीजिए कि इतना अच्छा आया, 100 करोड़ की स्कीम आई, जो अमृत मिशन जी, जो जिसमें बात थी कि पूर्व मंत्री जी और अंबिकापुर विधायक आदरणीय TS सिंहदेव जी ने भी कहा था कि तत्कालों में उसका लोकार्पण, उद्घाटन करते हुए, टेस्टिंग करते हुए कि 24 घंटे अब पानी मिलेगा, आज तक नहीं मिल पाया जी। तो सड़कें भी जो थी उसकी भी क्वालिटी ठीक नहीं थी और मुझे तो बड़ा मतलब तकलीफ होता है कि इस शहर को तो सजाया जा सकता था जी, लेकिन मैं एक ही चीज मानता हूं कि ये आपस में ही ये तय नहीं कर पाए कि कैसे हमको शहर का विकास करना है जी। और मुझे तो लगता है कि वो नगर निगम में कम और अपने संजीवनी हॉस्पिटल बनाने में वो ज़्यादा ध्यान दिए और जिसके चलते वो डॉक्टर केवल संजीवनी के रह गए और शहर को बीमार करके चले गए। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, मेरा अगला सवाल ये था कि अभी तो मंजूषा भगत जी को आप किनारे कर दीजिए क्योंकि वो कह सकते हैं कि अभी तो मुझे 1 वर्ष भी नहीं हुए हैं महापौर बने, लेकिन लोकसभा में भी और विधानसभा में भी अंबिकापुर में एक जो प्रमुख मुद्दा था वो सड़क था जी, कि सड़क, नाली, पानी, बिजली के समुचित व्यवस्था के लिए आप
फलाने को फलाने छाप में मत दीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन फिर भी अब लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस का हाल तो देख ही रहे थे। मैं आपके बात से सहमत हूं कि कांग्रेस का वो जो टर्म था इनका आपसी विद्वेष और झगड़े में चला गया, लेकिन उसके बाद जनता ने सत्ता वापस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंपा, जी ये सोच के कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। जी लेकिन अंबिकापुर में इतने गड्ढे युक्त सड़क, आपको मालूम होगा कि होली क्रॉस के पास एक युवा एक्सीडेंट में दिवंगत हो गया, जी जिसके लिए कहा गया कि वो गड्ढे में चला गया और उसके सर में चोट लग गया। जी और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा हो हल्ला मचा, बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपके विधायक और सांसद जिम्मेदार नहीं है? देखिए क्या है ना गोपाल जी, मैं ये अभी की स्थिति नहीं है जी ये मैं तो हर साल की स्थिति, हर साल की कटिंग रखा हुआ हूँ जी। मैं 2020 से देख रहा हूँ। शहरों की स्थिति बहुत बुरी रही है जी। 2020 से। जी। ये बरसात के बाद बनते हैं, बरसात होता है फिर खत्म हो जाते हैं। आप समझिए कि डॉक्टर जो खरसिया नाका के आगे का सड़क है जो दरिमा मोड़ वाला है, वो 2020-21 में 2,60,70,00,000 का वो बना वो सड़क। जी पूर्व उप मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास किए, पूजा जी वही लोकार्पण भी किए। जी 7 महीने 8 महीने से ज्यादा नहीं चली हो, जी इसलिए नहीं चली, प्लान नहीं था। वहां पे पानी में डूब जाता है, पानी निकासी है नहीं, वहां नाली बनी नहीं। जो पहले वहां खेत थे, खेत के पानी आज उस सड़क पे भर जाते हैं, वो खराब हो गया जी। वो फिर आज जर्जर हो गया। सबसे बुरी स्थिति वहीं की थी, आज पूरे शहर में सबसे बुरी स्थिति वहीं की थी। सेकंड आपका कॉलेज और उसके पास अंबेडकर चौक, तो जो सबसे जर्जर रहा, जहां लोग गिरते रहे और पूरा वीडियो वहीं का बनता रहा। तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की याददाश्त बहुत छोटी है गोपाल जी, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि 4 साल पहले क्या हुआ था। अभी आप बहुत लोगों से पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे वो सड़क क्या कितने की थी, कब बनी, क्या हुआ। जी जी जी। तो ये दिक्कत जो है ना लोगों के साथ, तुरंत का याद करते हैं, पुराना भूल जाते हैं। तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, चाहे वो सांसद जी हों चाहे विधायक जी हों, इनको ये करना चाहिए कि जिस विभाग का प्रोजेक्ट हो, जिस विभाग का वो है, उनके साथ बैठ के चर्चा करें और वो कितने मजबूती से कितने साल चलेगा इसकी जिम्मेदारी तय करें जी। केवल यही नहीं कि काम आ गया और बजट आ गया और का रोड बन गया, उससे नहीं हो रहा है। रोड बन रहा है हर साल, रोड हर साल जर्जर हो रहा है जी। तो इसका जनप्रतिनिधियों को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। हाँ, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि गुणवत्ता का भी अभाव हो जाता है। गुणवत्ता ही है, गुणवत्ता बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा आपको। मैं बता रहा हूँ, अपने गांधी चौक के पास जी नगर निगम ने नाला बनाया जो कोर्ट के बगल से गया, 3 बार बनाओ तब वो पानी निकासी हुआ। आपके पास चौपाटी के पास, जैन मंदिर के पास, वो जो वहां का चौपाटी का नाली है, हाँ। उसको क्रॉस करने के लिए 3 बार बना, आज भी वो पास नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए, गोपाल की चौपाल में आप आए हुए हैं और हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हम क्या उम्मीद करें अंबिकापुर की सड़कों को लेके। कभी हम अच्छे सड़क पे चल पाएंगे? नहीं, देखिए क्या है, मैं गुणवत्ता की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि करीब 11-12 करोड़ का काम टेंडर हो गए हैं, काम शुरू भी हो गए हैं जी। और अभी अभी तय हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि अभी के नगर निगम कमिश्नर जो डीएम कश्यप जी हैं जी, बहुत अच्छी सोच है, बड़ी सोच है, शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं जी। आप अभी 6 सड़कें, नई सड़कें या जो कम चौड़ी सड़कें थी उनके लिए करीब 15-16 करोड़, हाँ। और 6 करोड़ नाला को, हाँ। और उसको आगे बढ़ाने का लगभग काम शुरू हो गया, प्रशासकीय स्वीकृति आ गई है। आप आश्चर्य करेंगे कि संगम चौक से लेके रानी तालाब तक जी एक नया रोड बन रहा है। फिर एक जो नया बस स्टैंड है वहां से वो मठपारा होते हुए बिलासपुर निकाल रहे हैं नया रोड। जी जी। एक शिव सागर जो तालाब है उसके बगल से निकाल रहे हैं गौरव पथ। तो नई सड़कें, जैसे सत्तीपारा में एक नई सड़क बनी सत्तीपारा की, जिससे देवीगंज रोड का भार कम हुआ। तो ऐसी 6-7 सड़कों का पुनर्निर्माण या नया निर्माण हो रहा है, जिससे निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत अच्छा अंबिकापुर देखिए, एक हमारा ही पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश। जी।
जहाँ पे सड़कें कब शुरू होती हैं बननी जी और कब कार्य पूर्ण हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। जी जैसे मैं पिछली बार जब बनारस जा रहा था तो मैंने देखा कि पूर्वांचल, पिछली बार मतलब 4-5 साल पहले गाजीपुर गया था तो मैंने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। जी लेकिन अभी जब मैं गया तो देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरा बन के तैयार है। यार लेकिन हमारे अंबिकापुर का दुर्भाग्य कि अंबिकापुर से सीतापुर की सड़क को बनने में 15 वर्ष लग गए। जी और यही हाल हुआ बिलासपुर से अंबिकापुर तक की सड़क को जी। बनने में। अंबिकापुर का जो रिंग रोड बना उसमें उसकी स्थिति, उसके लिए तो एक बार आपका भी मैंने एक जी। पोस्ट देखा था कि जी। वो बेहद खराब सड़क का निर्माण जी हुआ है। जी तो क्या मैं उम्मीद करूं कि ये जो 11.5 करोड़ रुपए का काम है वो इसी कार्यकाल में पूर्ण हो जाएगा? नहीं नहीं, काम तो 11 करोड़ का और 15 करोड़ और जो आ रहा है जी तो काम तो निश्चित रूप से हो जाएगा जी। और बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन मतलब मैं समझता हूं कि अभी मरम्मत वाले 11 करोड़ वाले तो काम बहुत जल्दी हो जाएंगे। जी 15 करोड़ वाले में काम लेट हो सकता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता के लिए मेरा ये मानना है कि पब्लिक को भी जागना चाहिए। जी पब्लिक जब तक जागेगी जी। नहीं तो जब तक ये जो टेक्निकल अधिकारी हैं जी इन पे मुझे तो भरोसा नहीं है। हम्म। अब ये जनप्रतिनिधियों को कितना भरोसा है ये समझे, अच्छा मुझे तो भरोसा नहीं है। अच्छा कैलाश जी, अंबिकापुर का एक बहुत बड़ा समस्या ये है कि सरकारी जमीनों पे जिस तरह से यहाँ पे बेतहाशा कब्जे हो रहे हैं जी और ये सिर्फ महामाया पहाड़ तक तो मामला नहीं है। नहीं है। अंबिकापुर के जिस दिशा में चले जाइए वहां पे लोगों ने शासकीय भूमियों पे कब्जा करके अपना, ठीक है गरीब लोग हैं, कहीं पे अगर आधा डिसमिल 1 डिसमिल पे घर बना के रह रहे हैं उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब चारों तरफ इस तरह से लोग शासकीय भूमियों पे रह रहे हैं जी तो कहीं ना कहीं महामाया पहाड़ में एक खास समुदाय के लोग रहते हैं, उनको टारगेट किलिंग किया जा रहा है। नहीं देखिए, महामाया पहाड़ जैसे आपने कहा शहर के चारों दिशाओं में हैं कब्जे, जी। तो नजूल की जमीन है, नजूल पे तो गवर्नमेंट भी स्कीम चलाती रहती है जी। कि गरीबों को इस योजना में 800 फीट का 600 फीट का पट्टा दे दिया जाए। जी तो उस उम्मीद से लोग और कब्जा कर लेते हैं नजूल की जमीन में, राजस्व की जमीन में, आबादी जमीन में। जी लेकिन आप भी जानते हैं कि पहाड़ और तालाब हम्म, तो शुरू से है कि इस पे कब्जा नहीं होना चाहिए, जी इस पे पट्टा नहीं होना चाहिए। जी तो हर तरह के लोग हैं हम्म, जो किसी तरह से भी अपना सेटिंग करके उस तरह का पट्टा ले लेते हैं, नियम विरुद्ध पट्टा ले लेते हैं। जी तो अगर नियम विरुद्ध अगर पट्टा लिए हैं तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और पहाड़ को और तालाब को अगर संरक्षित अगर सरकार कर रही है तो सभी दलों को, सभी नेताओं को उसका समर्थन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो हम्म, या बाहर का हो, यहाँ का हो, कैसा भी हो, उसमें फिर कोई ऐसे सवाल नहीं उठना चाहिए। और मैं तो आश्चर्य करूंगा, मेरे ख्याल से 24 में ही जी अभी आदरणीय टी.एस. सिंहदेव ने कहा था कि वन विभाग का जो अगर कब्जा नहीं हटा तो मैं भूख हड़ताल धरने पे बैठूंगा। जी। मैं इंतजार कर रहा हूँ, 1 साल हो गए कि कब वो धरने पे बैठेंगे और कब ये पहाड़ मुक्त होगा और कब्जे से मुक्त होगा। देखिए और अभी आप सुरक्षित होगा। घूम के फिर से टी.एस. सिंहदेव पे आप की बात आई, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, वो पावरफुल हैं, कद्दावर हैं, जी। तो एक उम्मीद बन देती है। जी मैं नीचे किसी से उम्मीद नहीं करूंगा, मैं उनके महापौर से उम्मीद नहीं करूंगा, मैं उनके पुराने जिलाध्यक्ष से उम्मीद नहीं करूंगा, लेकिन वो एक शख्स हैं, एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, इसलिए उनसे उम्मीद करता हूँ। जी जी आपने देखिए, मैं कुछ ये टी.एस. सिंहदेव के बारे में आपने उनका जो ये शिवसागर तालाब है जी जिसको हम लोग मौलवी बांध के नाम से जानते हैं, जी इसके बारे में आपने उनके लिए काफ़ी कुछ आवाज़ उठाया, और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कुछ लिखा। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो बात क्या है जिसके विषय में आप लिखते हैं, क्योंकि आपका जो पोस्ट रहता है कई बार इतना गुप्त रहता है कि उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल देखिए, होता है। जैसे बोलते हैं ना कि जो पावरफुल है जी वो सही है, गलत है वो पावरफुल है, वो मजबूत रहता है, जी उसके सामने नियम कानून भी बौने पड़ जाते हैं। जी और वो जो आप शिवसागर तालाब की बात कर रहे हैं, जी वो शिवसागर तालाब 1996 से पहले, जी 1996 से पहले वो 52.6 एकड़ तालाब था। जी
और 2.14 एकड़ वो तालाब आर था, मतलब मेढ़ था उसका। एक कभी भी ये मत परिवर्तित नहीं हो सकती जी। अब उस पर आगे जाऊंगा मैं। 1996 में प्रभु कृष्ण कलेक्टर थे, इन्होंने आवेदन दिया कि वो कुछ पानी सूख गया है और वो हमको हमारे नाम पे कर दिया जाए। और वो निस्तार का तालाब था, निस्तार मत्स्य पालन के लिए था, कपड़े धोने के लिए था, नहाने के लिए था, पशुओं के पानी पीने के लिए था। निस्तार मद बदलता नहीं है, वो निस्तार मद किसी के नाम पे वापस, नाम उन्हीं का था लेकिन वो निस्तार मद का था। वो 31 एकड़ इनके नाम पे आ गया और निस्तार का केवल 21 एकड़ रह गया। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो ओपन बोलता हूँ, मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ। मैं तो उधर का नमना का जल स्रोत कम है, जल 600 फीट नीचे चला गया है। हम तो उस दिन तारीफ करते हैं कि महाराज हैं सरगुजा के, तो उस तालाब को जो उनके पूर्वज ने जो 52 एकड़ का रखा था उसको संरक्षित रखते और कम से कम आधा अंबिकापुर शहर का जल स्तर ऊंचा रहता है। उनको उन्होंने 21 एकड़ कर दिया। और आश्चर्य की जगह वो कुछ भी बोल लें, बड़ी बात कर लें, हाई कोर्ट की बात कर लें, कहीं की भी बात कर लें, मेरे को केवल एक पत्र दिखा दें कि यहाँ से कलेक्टर के यहाँ से जो गया शासन को, और शासन ने इनको मांगा कि वित्त विभाग की अनुमति, है ना, कि ये जो है विभाग से अनुमति मिलेगा कि एक ऐसा, वो पत्र जो है वो आज तक उस फाइल में धुंधला है, कुछ पढ़ने में नहीं आता। और आश्चर्य करेंगे गोपाल भाई, उस समय न फैक्स का जमाना था, कुछ भी नहीं जमाना था। कलेक्टर का मार्गदर्शन का पत्र जाता है जी, वहां पहुंचने में उस समय 3 दिन लगते थे भोपाल में जी, और तीसरे दिन उस पत्र का रेफरेंस आ जाता है। हाँ। तो पत्र ही पूरी तरह से फर्जी है। अगर उस पत्र को, ओरिजिनल पत्र को जो पढ़ने में आ जाए, वो अगर वो दिखा दें तो मैं तो उनके चरण छू के उनको कान पकड़ के माफी मांग लूंगा। आप इतना खुल के बोलते हैं उनके खिलाफ, लेकिन अंबिकापुर के लोगों को और अच्छा, दूसरी बात, एक चीज रोकूंगा गोपाल जी, सेम बौरी पारा तालाब है, हाँ, बौरी बांध तालाब है जी, वो भी मैं उसी किसी पे को आने उसी, वाला, वो भी उसी किसी, पे मैं आने वाला वो था भी किसी ने बेचा। आपने शिवसागर तालाब पे तो आवाज उठा दिया, ठीक है, लेकिन बौरी बांध तालाब जी, है ना, और उसके बाद फिर आपका ये जो हमारा बस स्टैंड है उसके सामने जो तालाब है जी, ये सभी तालाबों का जो दुर्दशा हो रहा है, या सत्तीपारा का जो तालाब है कोर्ट के पीछे का जी, तो इसके बारे में कैलाश मिश्रा कब बोलेंगे? नहीं, करसू तालाब तो देखिए, करसू तालाब तो नगर निगम के अधिकृत है जी, बच गया ये बौरी बांध वाला तालाब जी। बौरी बांध तालाब रजिस्ट्री हुई जी, वो भी बिकी, लेकिन कलेक्टर न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया जी। फिर वो बाकी कोर्ट भी गए, कमिश्नर गए, जो खरीदार थे वो हार गए, रेवेन्यू बोर्ड गए, वो वहां से अभी शायद रेवेन्यू बोर्ड में या हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है जी। तो आज वो जो बिक्री हुआ जी, वो नामांतरण निरस्त हो गया, वो बिक्री नहीं हो पाया। आज जिसके मद में है, तालाब मद में है, तो तालाब मद में ही है। तो मेरा वही कहना है कि एक ही शहर में 2 तालाबों के लिए 2 नियम कैसे हो गया। एक को कलेक्टर सूखा पानी सूख गया तो उसको दूसरे के नाम पे मत बदल दे रहा है जी। और यहाँ जो है बौरीपारा तालाब जो है वो जैसा तालाब रहेगा जो संविधान के समय बना हुआ था कि जल स्रोत बंद नहीं किए जाएंगे, वो लागू है। तो मुझे आश्चर्य यही होता है कि एक ही शहर में 2 तालाबों के लिए 2 नियम कैसे। लेकिन मैं आपकी बात से देखिए अक्षरशः सहमत हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि अंबिकापुर में पानी के जो स्रोत हैं इनको संरक्षित किया जाए, और देश के सर्वोच्च न्यायालय का भी ये आदेश है कि जहाँ पे तालाब है, कुआं है, इनको भरा नहीं जाएगा जी। लेकिन इसके बाद भी हम लगातार देख रहे हैं कि अंबिकापुर में जो तालाब है इनका रकबा लगातार सिमटते चला जा रहा है चारों तरफ से जी। तो कहीं ना कहीं ये नगर निगम की तो जिम्मेदारी बनती है कि इनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इसका अभाव आपको नजर नहीं आता? पूरा अभाव नजर आता है। और सबसे बड़ी चीज है हमारे राजनीतिक दल, मैं एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप वो जो महामाया मंदिर के गेट के पहले जो तालाब है वो तालाब की मेढ़ पे पट्टा दे दिया गया है राजीव गांधी आश्रय योजना में, कांग्रेस की सरकार में हुआ राजीव गांधी आश्रय योजना में। तो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता तालाब के मेढ़ पे पट्टा दिला दे रहे हैं, तो तालाब को संरक्षित करने का प्रयास कहाँ हो रहा है, और नगर निगम उसमें मुख्य दर्शक बनी हुई है। तो दुर्भाग्य है।
ये सारे मुद्दे कैलाश मिश्रा ही अकेले क्यों उठाते हैं? कहीं ना कहीं आपके पोस्ट को देख के ऐसा लगता है कि ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं और आप इन मुद्दों को उठा रहे हैं, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के जो अन्य नेता हैं वो कभी आपके साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं? नहीं, देखिए, सबके अपने अपने व्यक्तिगत संबंध हैं, सबके अपनी व्यक्तिगत सोच है जी। मैं चाहता हूं कि अंबिकापुर का विकास हो जी। मैं चाहता हूं अंबिकापुर का जल स्रोत अच्छा हो, मैं चाहता हूं अंबिकापुर की सड़कें अच्छी हो। सबसे ज्यादा तो जरूरी है स्वास्थ्य। आज पूरे, चाहे किसी भी की सरकार हो गोपाल जी, 25 साल हो गए, पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफरल सेंटर हैं, आपको भी पता है। हाँ। वहां से रेफर कर देते हैं जिला अस्पताल, जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल, और मेडिकल कॉलेज अस्पताल से मेकाहारा। जी। हम किस युग में जी रहे हैं? 25 साल हो गए, 25 साल हो गए जी, कैसे हम कर रहे हैं? तो इसका तकलीफ मैं महसूस करता हूं। हाँ। तो मैं उम्मीद भी नहीं करता कि मेरा कोई मेरे साथ खड़ा हो। मुझे अगर कोई लड़ाई लड़नी है, ये जो बातें आप कह रहे हैं ये तो एकदम सही बात है और इससे निश्चित ही अंबिकापुर का भला होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि बाकी के जो नेता हैं कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव के खिलाफ कोई भी बयान देने से या कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलने से बचते हैं? अब क्या है गोपाल जी, क्या है, सबके, क्या इसको मान लें कि यहाँ पे कांग्रेसीकरण हो गया है भाजपा का? नहीं, ये तो पूरा चर्चा तो होता है जी, चर्चा तो होता है कि पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो कांग्रेसी पटाखा फोड़ते हैं, तो ये तो चर्चा होती है। पब्लिक बड़ी बात बोल रहे हैं? नहीं, बड़ी बात नहीं, ये पब्लिक की बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, अंबिकापुर के विकास की बात कर रहा हूँ, वो पब्लिक की बात कर रहा हूँ जी। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ जरूर हूँ जी, लेकिन सबसे पहले मेरा दायित्व है अंबिकापुर शहर के लोग और अंबिकापुर के बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रयास करना। आप आश्चर्य करेंगे गोपाल जी, 2017 में मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कितने सालों से मांग हो रही थी कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल यहाँ हो। 2017 में माननीय मोदी जी, नड्डा जी, रमन सिंह जी के सहयोग से, आशीर्वाद से अंबिकापुर को मेडिकल कॉलेज मिला जी। 2017 में हुआ, 360 करोड़ आए। 2018 में सरकार बदल गई, आ गई कांग्रेस की। अब आप सोचिए, वहां बनना था क्या? मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज। ये जब चालू हुआ तो सारी वैकल्पिक व्यवस्था से शुरू हुआ। किसी की बिल्डिंग ले ली गई, डीन कहीं और रह रहा है, नर्सिंग कॉलेज कहीं का और ले लिया गया सब। उसके बाद कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, कॉलेज तो चालू हो गया, अस्पताल तो इसी को मर्ज कर लिए, इसी अस्पताल में लगने लगा। अब आप आश्चर्य करेंगे, सारी बिल्डिंगें बन गई, कॉलेज बन गया, नर्सिंग कॉलेज बन गया, डीन के क्वार्टर बन गए, स्टाफ के क्वार्टर बन गए, अस्पताल कंप्लीट नहीं हो पाया। आज भी, मतलब जब माननीय टीएस सिंहदेव थे, उनके कार्यकाल खत्म होने से 1.5 साल पहले वो अस्पताल का पैसा कम हो गया, खत्म हो गया। उसकी जरूरत थी करीब 108 करोड़ की। अब उसके लिए मंत्री रहते 1.5 साल उस पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाए जी। तो तकलीफ होती है। अगर तो मैं अगर बोलता हूं कि जिसकी जिम्मेदारी है, तो सवाल मेरे पे क्यों? सवाल तो पब्लिक को उन पे उठाना चाहिए कि 1.5 साल में आप 108 करोड़ नहीं ला पाए, 110 करोड़ नहीं ला पाए, अस्पताल को कंप्लीट नहीं कर पाए। और अगर उस अस्पताल को कंप्लीट कर ले, अब 2 साल सरकार को आए हुए, मैं उन्हीं की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। 2 साल सरकार भाजपा की आ गई, 108 करोड़ की जरूरत थी, 6 महीने पहले 98 करोड़ मिला, पता नहीं क्यों 10 करोड़ कम मिला। अब उसके बाद अभी तक उसका टेंडर नहीं हो पाया 6 महीने से। आप सोचिए, 3.5 साल हम लोग पीछे हो गए, और अभी बनेगा तो 2 साल कम से कम लगेगा। तो 5 साल हम सरगुजा की जनता को, सरगुजा संभाग की जनता को मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सुविधा से दूर रख दिए, वंचित कर दिए। एक कम बड़ा पाप है जी जी। तो इस पे बोलते हूं मैं, तो बोलते हैं कि ये बोलता है। तो इसमें अगर कोई सामने आके जवाब दे दे तो मैं स्वागत करूं ना, कोई करके दिखाए तो स्वागत करूं ना उसका। तो विगत 2 वर्षों से तो भी भाजपा की सरकार है, तो इसमें आपको कहाँ तेजी दिख रहा है? कहीं तेजी नहीं दिख रही। मैंने तो आपको कहा ना कि बस यही हुआ कि 1.5 साल में वो बजट नहीं ला पाए। हमारा 1 साल में 98 करोड़ का आ गया है। बस यही है कि तेजी दिखा के टेंडर करके जितना जल्दी पूरा करने की जरूरत है। तो यहाँ के हमारे विधायक जी को, सांसद जी को
तेजी से लग के उसका कंप्लीट करना चाहिए। वहाँ वो अलग अस्पताल हो जाएगा, यहाँ जिला अस्पताल हो जाएगा, तो जो करीब 500 बेड दोनों को मिला के 500-600 बेड हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से पूरा संभाग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ तो राहत मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा। ये प्रयास होना चाहिए। अच्छा कैलाश जी, अभी अंबिकापुर में एक जो जीवंत मुद्दा है जी आपके शहर में, वो वकीलों का है। जी वकीलों का जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जी वो बड़े अच्छे जगह पे था, शहर के मध्य में था, और अब उसको चठिरमा ले जाने का शासन का प्रस्ताव है कि उसको चठिरमा में उसको, और इसका वकील पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि ये आम लोगों को भी वकीलों का साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि अगर चठिरमा गया तो जो दूर दराज से जो ग्रामीण आते हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बस स्टैंड में उतरेंगे, फिर ऑटो करके चठिरमा जाएंगे, आएंगे। वकीलों का जो फजीहत है वो तो है। तो इसके विषय में आप कैलाश मिश्रा क्या सोचते हैं? बिल्कुल, वकीलों के साथ, न्यायालय के साथ पूरे वहीं पे बनने के लिए पूरा शहर तैयार है जी। शहर की पूरे लोगों की सहमति है जी। कि चठिरमा नहीं जाना चाहिए, यहीं बनना चाहिए जी। और यहीं बनना चाहिए। और आजकल तो आप बड़े शहरों में चले जाइए, कोर्ट चले जाइए, तो 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला है। जी। अब तो पिलर सिस्टम है, अब तो लिफ्ट सिस्टम है। जी। तो सारी चीजें, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द इसका निराकरण निकल जाएगा और वहीं न्यायालय बनेगा। और मुझे जो जानकारी है, निश्चित रूप से आप मानिए कि श्रेय कोई लेना चाहे वो अलग बात है, लेकिन वो जाने वाला नहीं है, वो वहीं बनेगा। एक कोशिश करना चाहिए शहर को, जनप्रतिनिधि को और अधिवक्ताओं को जी। कि वो जो बजट आया हो, जो भी कोर्ट बनने का, भवन बनने का, उस बजट को बढ़ाएं और एक भव्य न्यायालय अपने सरगुजा में बने। वहीं पे बनेगा, ये तो मैं निश्चिंत हूँ कि बनेगा वहीं पे, और वहीं पे बनना भी चाहिए। और पूरा शहर तैयार है कि वहीं पे बनेगा। ये जरूर है कि कुछ अभी व्यवधान आ गए हैं, हाँ। कुछ मुद्दे आ गए हैं, हाँ। लेकिन मैं निश्चिंत हूँ कि वहीं पे बनेगा। कैलाश जी, मैं जैसा कार्यक्रम को जब हम लोगों ने प्रारंभ किया तो मैंने आपसे कहा कि रोज आप एक बम फोड़ देते हैं। जी अब वो किस पे फूटेगा वो किसी को नहीं मालूम है, जी किसी पे भी फूट सकता है। जी अभी आपने एक बम फोड़ा है सांसद लोगों के ऊपर। जी आपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लिखा कि ये जो सांसद विधायक मद है ये बंद होना चाहिए और ये कमीशन, दलाली और भ्रष्टाचार के स्रोत हैं। जी तो इसको थोड़ा खुल के बताइए कि देखिए क्या है, जैसे पिछले कार्यकाल में मैं देखा कि 40 लाख, जी। अब कैसे होता है दुरुपयोग। 40 लाख का माननीय पूर्व मंत्री ने विधायक मद से 40 लाख नाली के ढक्कन का दिया। अब उस एजेंसी को, आप आश्चर्य करेंगे तकलीफ कहाँ होती है गोपाल जी, आप भी महसूस करेंगे। नगर निगम में करोड़ों का बजट आता है जी, है ना जी। नगर निगम में करोड़ों का बजट आता है, करोड़ों का काम करती है नगर निगम जी। लेकिन पूर्व विधायक अंबिकापुर ने उस 40 लाख को नाली के ढक्कन के लिए एजेंसी किसको बना दिया? आरईएस को। जी जी जी। अरे आपका महापौर था, आपकी सरकार थी जी। तो फिर वो 40 लाख वहां क्यों गया? और फिर नगर निगम, उन्होंने 40 लाख का कब बनाया, कहाँ वो नाली का ढक्कन लगा, नगर निगम को पता नहीं। नगर निगम की नालियों में लगना है और वो 40 लाख का पता नहीं चला वो नाली वो कहाँ ढक्कन गया। जी जी जी। इस हिसाब से मैं बोलता हूं कि वो 40 लाख विधायक मद, मैंने आदरणीय टीएस सिंहदेव जी को भी पत्र लिखा था कि वो नाली कहाँ है और ढक्कन, जी। कोई जवाब नहीं आ पाया। नगर निगम से पूछा, उसको भी नहीं बता पाए क्योंकि आरईएस ने उनको सौंपा ही नहीं। अच्छा। और जो ठेकेदार आरईएस में जो जानकारी दी गई थी कि आज ये जानकारी दी गई कि कैलाश मिश्रा के घर से लेके गोपाल जी के, पांडे जी के घर तक, जी, पता चला कि गोपाल जी पांडे और कैलाश मिश्रा उस वार्ड में ही नहीं है। अच्छा। अब सोचिए, अब क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर इनके पीछे लगते हैं, शिकायत करते हैं, पीछे रखते हैं तो समय बहुत खराब होता है। तो मेरा ये सोच रहता है कि पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव सोचिए। तो ये सब देख कर लगता है कि ऐसे मत, और फिर बाजार में तैरती हैं बातें, बहुत सारी बातें सही भी तैरती हैं कि वहाँ 30% मांगा जा रहा है तो 25% मांगा जा रहा है, क्वालिटी देखिए तो नहीं। तो उस हिसाब से मैंने इस बात को रखा था
कि ये मद बंद होना चाहिए। ऐसे भी इनको बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे काम का फंड ला सकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। उसमें बार बार बू आती है कमीशन की, इसलिए मैंने कहा था कि ये बंद होना चाहिए। लेकिन अभी तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो सांसद भी आपका, विधायक भी आपका। मैंने आपको पहले ही गोपाल जी बोला, मैं पार्टी की बात नहीं करता, मैं तो अंबिकापुर शहर के, सरगुजा के विकास के, चहुमुखी विकास के, बुनियादी सुविधाओं के लिए जी। मेरी आत्मा जो है फड़कती है, धड़कती है कि वो शहर स्वास्थ्य के रूप में यहाँ से रायपुर मत जाना पड़े। बड़ा मैंने सुना है कि अजीम प्रेम जी भी एक हॉस्पिटल बहुत जल्दी ला रहे हैं जी, जो अंबिकापुर में खुलने वाला है। अदानी भी उदयपुर के आसपास कोई उनका भी जमीन लाट का प्रकरण बचा हुआ है। तो ये सारी चीजें जब आएंगी तो सारी सुविधाएं तो अंबिकापुर के लोगों को मिलेंगी ना। जी, जी। लेकिन हमको तो तकलीफ है कि हमारा जनप्रतिनिधि है वो सुविधा हमको नहीं ला के दे पा रहा है। जी, जी, जी। तो अगर उसकी बात करता हूं तो मैं बम नहीं फोड़ता मैं केवल एक कोशिश करता हूं कि उन बातों को लेके जो आप 2 साल 4 साल पहले बोले थे, जी, जी, उस पे आप कुछ आपको लगे, आपकी आत्मा जागे और उसको तेजी से करा के और अंबिकापुर को सौगात दे दे। जी। आपका एक और पोस्ट है कि ये उप मुख्यमंत्री के पद को समाप्त कर देना चाहिए। ना कांग्रेस को, ना भाजपा को लाभ हुआ, ना सरकार को लाभ हुआ, ना पब्लिक को लाभ हुआ। तो संविधान में भी तो पद नहीं है। जी। संविधान में वो पद नहीं है, तो संविधान में पद नहीं है तो जरूरत क्या है? जी। हम बड़े बड़े नेता से सुनते हैं हमारा देश संविधान से चल रहा है, हमारा देश संविधान से चल रहा है। जी। तो संविधान में कहाँ है उप मुख्यमंत्री? जी, जी। पार्टी को ही हो। जब वो संविधान की बात आप करते हैं तो संविधान का पालन भी कराइए ना। जी, जी। आपका एक पोस्ट में और देख रहा था कि जो पूरे जिले का पैसा खाया है, 4 वोट नहीं फिर भी हर मंच पर मौजूद, उसको भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दो ना भाई। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिलवाना। नहीं, क्या है गोपाल जी, कुछ लोग जैसे है ना हर पार्टी में वो पार्टी को मजबूत करने का काम नहीं करते जी। वो नेताओं का बस चक्कर लगाते रहते हैं। रायपुर में ये चक्कर लगा के आके पद लेके आ जाते हैं। जी, तो जी। जो मेन कार्यकर्ता होता है ना, जो मूल कार्यकर्ता रहता है, जो बूथ पे लड़ता है, जो फील्ड पे लड़ता है, उसको बहुत तकलीफ होती है जी। कि प्रवासी जो नेता हैं, जो सरगुजा प्रवास पर आते हैं, रहते रायपुर में और यहाँ आके काम वो करते हैं और वो मंच पे माला पहनते हैं, तो अंदर से उनको तकलीफ होती है। तो मैंने उस तकलीफों को, लोगों की तकलीफों को जब कई लोगों के मुंह से सुना तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा सार्वजनिक भी करना चाहिए कि ये है क्या और शायद उससे हमारी पार्टी के अगर लोग, नेता, बड़े नेता इस पे ध्यान दें तो निश्चित रूप से छोटे कार्यकर्ता, जो मूल कार्यकर्ता हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनको लाभ मिलेगा। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ जी कि मंच पे उसको बैठाइए ना जो बूथ पे अच्छा करके दे रहा है आपको, जो बूथ पे आपके पार्टी के लिए काम कर रहा है, आपके कैंडिडेट के लिए काम कर रहा है, उसको क्यों जगह नहीं मिलता? उसको भी तो मंच पे जगह मिलना चाहिए ना। उसका सम्मान क्यों नहीं होता? जी, जी। तो अगर इसमें बोल रहा हूँ तो क्या गलत बोल रहा हूँ? तो भाजपा के लिए तो कहा जाता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं की है, हर पार्टी कार्यकर्ताओं की है, लेकिन भाजपा, सरगुजा भाजपा जो है उसमें कुछ विसंगति कुछ देखने को मिलता है। जी, जी। अब उसको पार्टी का कितना फायदा मिलेगा, आगे कितना नुकसान मिलेगा, वो 2028 का चुनाव बताएगा। आपने एक हैशटैग किया हुआ है टीएस बाबा को, टीएस सिंहदेव को हैशटैग करके लिखा है कि आपके हेल्थ मंत्री रहते हुए 8 रुपए की ट्यूब 2352 में और 5 लाख की मशीन 17 लाख रुपए में। गजब के ईमानदार हैं आप बाबा। घूम फिर के फिर आपका ये निशाना बाबा के ऊपर है। तो ये कौन सा ट्यूब और कौन से मशीन की आप देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है जी, उन्होंने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का प्रयास किया है। कई लोगों को अंदर भी गिरफ्तार भी हैं, चाहे वो कोयला घोटाले वाले हों, बालू घोटाले वाले हों, शराब घोटाले वाले हों, आपके दवाई खरीदी के घोटाले हो, दवाई वाले के हो, तो दवाई वाले कई लोग अंदर हैं। रोज रोज अखबार में निकल रहे जी कि इतना का सामान उतना में, उतना सामान कालातीत हो गया, उतना रेट हो गया, उसके बाद भी करोड़ों का भुगतान हुआ। जी। तो आप एक चीज बताइए मेरे को, मुखिया तो आप थे ना 5 साल, हेल्थ मंत्री तो आप थे ना, तो आपका विभाग था ना,
तो आप कैसे बेदाग हो जाएंगे? आपको भी तो उसका जवाब देना चाहिए ना। ये जरूर है, मुझे आश्चर्य है कि वो जांच एजेंसियां इनसे क्यों नहीं पूछ रही सवाल, इनको जांच के दायरे में क्यों नहीं ले रही हैं। ये थोड़ा सा मुझे कसमकस है और मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अगर पूरा विभाग अगर उसमें डूबा हुआ है और करोड़ों रुपए का हुआ है घोटाला हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो पूछा तो आपसे भी जाना चाहिए। तो सरकार तो आपकी है, तो आप अपनी सरकार में जो वरिष्ठ हैं उनको आप नहीं कहते हैं कि इसका जांच होना चाहिए? नहीं, क्या है ना, आपके पास अधिकार हो जी, आप अपनी बात ही तो बोल सकते हैं ना गोपाल जी। जी। तो मैं अपनी बात बोलता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, मुझे तो पावर नहीं है कि मैं उस पर कोई कार्रवाई करा दूं, कर लूं। तो ऊपर वाले या ऊपर के अधिकारी, सरकार बदल जाए, अधिकारी तो वही रहते हैं। जी, जी, जी। तो किस दबाव में आ जाते हैं, उन्हीं के साथ काम किए हुए हैं, क्या है। अब सब कुछ इतना पावरफुल होता तो मैं तो बहुत सारी चीजें कर डालता, जो मेरे सपना है अंबिकापुर के लिए। एक शख्स ऐसा भी जो चाट के पद चाह रहा है। कभी पैर कभी चप्पल। देखिए कैलाश जी, आपका एक, माफ कीजिएगा थोड़ी हंसी आ गई। जी जी राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़े या ना फोड़े, जी। आपका ये वाला बंद आपका एक बड़ा खतरनाक पोस्ट मुझे मिल गया अचानक अभी फेसबुक पे। जी। आप लिखते हैं कि एक शख्स ऐसा भी जो चाट के पद चाह रहे हैं, कभी पैर कभी चप्पल कभी जूता चख रहे हैं। जी। अरे महाराज, तो ये महान विभूति है कौन? देखिए, राज को राज रहने दीजिए। और सबसे बड़ी चीज है, जिनको समझना होता है समझ जाते हैं गोपाल जी, जिनको पता है अरे जिसके तरफ वो तीर छोड़ा गया है उनको भी पता हो जाता है, और कार्यकर्ताओं को भी पता चल जाता है कि इनके लिए किया गया है। और मुझे बड़ा मतलब, अब तो परिपाटी बन गया है सब चीज के लिए। हम अपने माँ पिता का सुबह उठ के पैर नहीं छूते जी। और हमारे यहाँ नेता और अधिकारी जब आते हैं जी, तो उनके दंडवत हो जाते हैं, और एक बार नहीं मिले तब, जब जा रहे हैं मिलके तब, तो बड़ा अंदर से तकलीफ होता है गोपाल जी कि लोग पद के लालच में, पैसे के लालच में अपने संस्कार, अपने विचार को कहाँ छोड़ के आ जा रहे हैं। जी, तो जी। ये जब तकलीफ होता है, देखते हैं। चलिए कैलाश जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरे हर सवाल का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। अब मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ, और ये हमारे कार्यक्रम का अंतिम चरण है जी। इसमें मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उसका उत्तर देंगे, भागेंगे नहीं आप, जी, है ना जी। हमारा आप से अनुरोध है कि प्रयास कीजिएगा कि आप उसका उत्तर दे सके। जी। ब्रजेश, तो कैलाश जी, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के बड़े ही लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। और वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि आप जिसको भी चाहें बता सकते हैं। तो सवाल भी आप पढ़ ही रहे हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन? जी जी। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि मोदी जी ही रहेंगे। जब से कमान संभाले हैं वो प्रधानमंत्री का, तो देश को चारों ओर से सम्मान से लेके पावरफुल इतना बनाया है उन्होंने जी कि मुझे तो लगता है कि ईश्वर करे वो शतायु हों जी, और जब तक हैं जी, तब तक वो देश की बागडोर वो संभालें। आप निश्चित रूप से मानिए कि भारत, अपना देश बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे, और विश्व में नंबर 1 जो बनने की बात है, और निश्चित रूप से नंबर 1 भारत होगा। और आने वाली पीढ़ी, जो कभी हम लोग सोचते हैं ना गुलामी की जंजीरों से थे, इतना ऊंचे उड़ान उड़ेंगे नई पीढ़ी, और वो मोदी जी के ही नेतृत्व में हो सकता है। मतलब शॉर्टकट में कहें तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं, है ना। ठीक है ब्रजेश, नेक्स्ट देखिए, अब ये मामला आ गया छत्तीसगढ़ पे। जी। ये हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, जी, विष्णुदेव साय जी हैं। ये दोनों लोग उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय शर्मा जी और अरुण साव जी। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा हुआ है कि कोई और भी हो सकता है। तो
आप 2 वर्षों का कार्यकाल तो इनका देख रहे हैं। जी। आप चाहें तो रमन सिंह जी का भी नाम ले सकते हैं, 15 वर्ष उन्हें भी आपने देखा है। तो छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी को ही होना चाहिए। देखिए क्या है ना, हमने 15 साल रमन सिंह जी को देखा, तब उनको समझा जी। आप समझिए कि मोदी जी भी 5 साल में 370 राम मंदिर नहीं बना, दूसरे कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में बना जी। तो आप अवसर दीजिए। अभी 2 साल हुआ है जी। 2 साल हुआ है। 2 साल में बहुत ज़्यादा अवसर नहीं होता, 2 साल में तो प्लान बनने में होता है। मैं तो समझता हूँ कि 10 साल जब तक किसी को अवसर न मिले तब तक आप उसके काम का आकलन नहीं कर सकते। जी। तो उनका उम्र भी ठीक है, माननीय विष्णुदेव साय जी का, सहज सरल हैं, सभी से आसानी से मिल लेते हैं। जी। नहीं तो लोग तो मिलना मुश्किल होता है, जी। छोटे से पद पे पा जाते हैं तो लोग नहीं मिलते। जी। आम पब्लिक, आम आदमी कभी भी उनसे मिल सकता है, बात कर सकता है, कई बार तो फोन में भी उपलब्ध हो जाते हैं, मोबाइल पे। तो मेरे हिसाब से इतना सहज सरल छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मिला नहीं है, उनको ही बनना चाहिए। तो मतलब आप इस बात को लेकर कंफर्म है कि भाजपा ही आएगी नेक्स्ट टर्म में 2028 में? देखिए, अगर अभी आज के डेट में तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2 साल प्लानिंग के बाद 3 साल में अगर अच्छा करेगी तो निश्चित रूप से फिर से वापसी करेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है ना कि मैं जो 2003 के चुनाव से देख रहा हूँ तो कोई आई नहीं है। हमने जो पार्टी अच्छा नहीं की, जिस पार्टी के जनप्रतिनिधि फेल हुए, तो दूसरी पार्टी आ गई। जी। 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 क्या हुआ कि जैसे यहाँ अगर अंबिकापुर का आप आंकलन करेंगे तो अंबिकापुर राजेश भाई को कोई अवसर नहीं मिला था। वो किसी ऐसे पद पे भी नहीं थे कि वो जनहित के कुछ काम कर पाते, कुछ पावर में रहते तो कुछ कर पाते। लेकिन 15 साल जो आदरणीय टी.एस. सिंहदेव का निगेटिव था, उसने हरा दिया टी.एस. सिंहदेव को। जी। कि वो 15 साल में कुछ उपलब्धि ही नहीं दिखा पाए पब्लिक को, लोगों से दूर हो गए। जी। जी। तो उसके चलते लोगों ने पलट दिया। तो अगर हमारी सरकार अच्छा करेगी, हमारे जनप्रतिनिधि अच्छा करेंगे, पब्लिक से जुड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार दोबारा आएगी। ठीक है ब्रजेश, नेक्स्ट लगाइए। हाँ, तो ये अब अंबिकापुर विधानसभा की बात है। इसमें सबसे पहले वर्तमान में जो विधायक हैं अपने वो हैं राजेश अग्रवाल जी। और भारतीय जनता पार्टी के अभी नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी जी। और भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी तेज तर्रार नेता कैलाश मिश्रा जी हैं, आप हैं, और हमारे आलोक दुबे जी हैं, और 15 साल जिनका कार्यकाल हम सभी ने देखा है टी.एस. सिंहदेव जी हैं, और एक और है, आप जिसका चाहे नाम ले सकते हैं। तो अंबिकापुर का अगला विधायक आप किसको देखना चाहते हैं? मैं तो अंबिकापुर का विधायक उसी को मानता हूं जिसके भाग्य में लिखा होगा। जी हाँ, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि पूरे राजनीतिक दलों में कि उम्मीद नहीं रहता उसको टिकट मिल जाता है। ऐसी परिस्थितियां अचानक बन जाती है कि वो जीत जाता है, वो फील्ड पे नहीं रहता, वो जीत जाता है। तो मैं भाग्य को प्रबल मानता हूँ, जिसके भाग्य में लिखा होगा वही बनेगा। बाकी तो चर्चाएं तो चलती रहती हैं, दावे तो चलते रहते हैं जी, लेकिन ऊपर वाला जिसका लिखा होगा वही बनेगा। तो कैलाश जी, देखिए, आप टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ इतना मुखर होके बोलते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरगुजा संभाग टी.एस. सिंहदेव जिधर घुमाते हैं उधर घूम जाता है। इसके बाद भी इतना निडर होके उनके खिलाफ बोलने का कहीं ना कहीं रिजल्ट ये रहा कि इस बार सरगुजा जो है वो शून्य हो गया कांग्रेस के लिए। सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त की। तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार कैलाश जी के ऊपर दाव चलना चाहिए, आपको टिकट देना चाहिए? आपके अंदर कहीं कोई ऐसी इच्छा हो कि मुझे भी विधायक बनना है, इसलिए आप इतना विरोध करते हैं? नहीं, जो हम विरोध किए, जो प्रयास किए पिछले बार, वो तो केवल प्रयास ये था कि हमारी नजर में जी, हमारा जो हमारे मन में जो कद है टी.एस. सिंहदेव का, वो बहुत बड़ा कद था, उनका परिवार का बहुत बड़ा कद था जी। तो उसमें मैं 15 साल में उनको फेल पाया जी, कि बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर पाए, अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं करा पाए, लोग तड़पते रहे। आज भी स्थिति अच्छी नहीं हुई है, लेकिन उस समय 15 साल चूंकि इनका कद इतना बड़ा था तो उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं जी।
है ना। आप जब बुलेट ट्रेन में बैठेंगे तो लगेगा वो टाइम पे पहुंचे, जी। लोकल में बैठेंगे तो आपको मालूम है। तो हमको बाबा से बहुत उम्मीद थी, जब उनको 15 साल फेल देखे तो लगा कि नहीं, नया चेहरा आना चाहिए, नया परिवर्तन होना चाहिए, वो कोई भी हो और उसको अवसर मिले, वो कुछ करके दिखाए। तो इसी उम्मीद पे अपन उस लक्ष्य को लगे हुए थे और ईश्वर ने सुना और वो लक्ष्य पूरा हुआ। चलिए कैलाश जी, आपने हमारे सभी सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और चलते चलते एक अंतिम प्रश्न है कि बिहार किसका? बिहार तो क्या है, मैं अटकल पे विश्वास नहीं करता गोपाल जी। क्या है, कई बार चैनल, कई बार जो मीडिया रहती है वो बताती कुछ और रिजल्ट कुछ आ जाता है। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ 14 तारीख को कि 14 तारीख को रिजल्ट आए, उस रिजल्ट पे चर्चा करेंगे। कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, क्यों पास हुआ, क्यों फेल हुआ, वो ज़्यादा सार्थक होता है। ये तो अटकल रहता है, अटकल तो कभी यस कभी नो हो जाता है। तो अपन उस बात पे करेंगे और चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद जरूर आपसे मोबाइल पे चर्चा करेंगे, मिल के चर्चा करेंगे, आपके साथ फिर से चाय पियेंगे। ये जरूर है कि आपने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, इतने समय दिया, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि गोपाल जी का जो चौपाल है दिनों दिन एक लेवल पे, एक राष्ट्रीय लेवल पे भी स्थापित हो और हमारे अंबिकापुर का नाम, जैसे आपके गायन के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है, वैसे भी इस क्षेत्र में एक नाम जाए तो बड़ा गर्व महसूस होगा कि गोपाल जी हमको जानते हैं, गोपाल जी अंबिकापुर के हैं, इसका बड़ा गर्व होगा और खुशी होगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए दर्शकों, तो ये थे कैलाश मिश्रा जी। कैलाश मिश्रा जिन्हें आप सोशल मीडिया पे अक्सर देखते होंगे, आपके अधिकार के लिए और शहर के विकास के लिए लगातार जूझते हैं, लगातार लड़ते हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गोपाल की चौपाल में आज सिर्फ यहीं तक। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप हमें जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।